नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे संजय पटेल के साथ। दोस्तों जरा सोचिए, काठमांडू की सड़कों पर नारे गूंज रहे थे, हवा में आंसू गैस का धुआं फैला है, संसद भवन जल रहा है और सिर्फ 48 घंटों में प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाती है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन ने पूरा देश हिला दिया। आज मैं आपको ले चलूंगा नेपाल की सबसे बड़ी राजनीतिक संकट के अंदर और बताऊंगा कैसे हुआ, क्यों हुआ। वीडियो अंत तक देखना। नेपाल का इतिहास हमेशा उथल पुथल से भरा रहा है। 1990 में लोकतंत्र आया, 2001 में शाही परिवार की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया, 2006 में राजतंत्र खत्म हुआ और नेपाल गणतंत्र बना, 2008 आ गया। लेकिन दोस्तों उनके बाद भी स्थिरता नहीं आई। 15 साल में 13 बार सरकारें गिर चुकी थी। गठबंधन की राजनीति, भ्रष्टाचार और कमजोर नीतियों ने जनता को भरोसा तोड़ा। 2025 तक आते आते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खुद को मजबूत नेता कहते थे, लेकिन असलियत यह थी कि देश और अस्थिर हो रहा था पहले के चलते, और देश में माहौल लगातार बिगड़ रहा था। अब आते हैं उस फैसले पर जिसने आग भड़का दी। 8 सितंबर 2025 सरकार ने अचानक ऐलान किया कि 26 सोशल मीडिया ऐप जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप अब सब नेपाल में बंद रहेंगे, पूर्णतः बैन। सरकार ने कहा यह प्लेटफॉर्म फेक न्यूज फैलाते हैं, फेक नैरेटिव्स फैलाते हैं। और इसके बीच आपको एक कहानी सुनाता हूं। संतोष जो 21 साल का लड़का था, यूट्यूब पर कंटेंट बनाकर अपना घर चलाता था। बैन के बाद उसकी आमदनी खत्म हो गई। उसने कहा यह सिर्फ ऐप्स नहीं थी, यह मेरी जिंदगी थी, क्योंकि उससे मेरा घर चला। ऐसे संतोष लाखों थे और यहीं से आग भड़क उठी। छात्रों ने टेलीग्राम ऐप्स और वीपीएन पर मैसेज फैलाया, कल सब सड़क पर मिलते हैं, सड़क पर उतरते हैं सरकार के फैसले के अगेंस्ट। विद्रोह की शुरुआत 9 सितंबर को काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवा जुटे। नारे लगे, स्टॉप करप्शन, नॉट अ सोशल मीडिया बैन। पोखरा, विराटनगर, धरान, हर जगह आवाज उठी और लाखों लोग इकट्ठे हुए। पहले दिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लोग गा रहे थे, नारे लगा रहे थे, लेकिन अगले दिन हालात बदलने लगे थे। दूसरा दिन आते आते सड़कें पर खून बहने लगा। यानी 10 सितंबर संसद के बाहर लाखों लोग जमा थे। सुरक्षा बलों ने कहा वापस जाओ, लेकिन कोई नहीं हटा, क्योंकि गुस्सा ही इतना था। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई और फिर सीधी गोलीबारी हुई और कुछ ही मिनटों में सड़कें खून से लाल हो गई। 19 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। सोचिए, एक मां सीता अपने बेटे का नाम पुकार रही थी भीड़ में। वो कह रही थी कल तक उसे व्हाट्सएप बैन होने की चिंता थी, आज वो मेरे सामने खून से लथपथ पड़ा है। और अंतरराष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइन छपी थी, नेपाल जनरेशन जेड्स रिवॉल्यूशन 19 डेट्स। अब ये सिर्फ बैन नहीं था, ये था रक्त रंजित विद्रोह जो नेपाल में चल रहा था। धीरे धीरे भारत, अमेरिका, यूरोप सब कहने लगे कि हिंसा रोको, नेपाल को कहने लगे। और उसी शाम प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा मैं अपने देश को गृह युद्ध की स्थिति में नहीं ले जाना चाहता, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों जनता अब सिर्फ इस्तीफे से खुश नहीं थी, वो चाहती थी बदलाव। उनकी आवाज थी हमें नई व्यवस्था चाहिए, नए नेता चाहिए जो युवा की भागीदारी। और मित्रों कुछ ही घंटों में काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इंडिगो, फ्लाई दुबई, थाईलैंड सभी उड़ानें लखनऊ और दिल्ली डायवर्ट कर दी गई। पर्यटन उद्योग ठप हो गया। नेपाल की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा। भारत चिंतित था क्योंकि बॉर्डर असुरक्षित हो गया था। चीन को भी झटका लगा क्योंकि उनके निवेश खतरे में पड़ गए थे। यानी नेपाल का संकट अब सिर्फ घरेलू नहीं रहा था, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरे की घंटी बन गया था। देखते देखते संसद, सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय सब आग में खाक हो गए। इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद वीडियो बाहर निकलते रहे, यानी नेपाल से दुनिया में स्प्रेड होते रहे।
अब ये आंदोलन सिर्फ बैन के खिलाफ नहीं था मित्रों, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ बगावत थी। युवाओं ने साफ कहा, इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आगे क्या होगा? क्या नेपाल में कोई नया नेता सामने आएगा या फिर वही पुराने चेहरे लौटेंगे? लेकिन एक बात तो साफ है, डिजिटल फ्रीडम ही पॉलिटिकल फ्रीडम है और ये पीढ़ी अब अपनी आजादी के लिए हर हाल में खड़ी रहेगी नेपाल में। तो काठमांडू की जलती सड़कों से आज दुनिया को एक संदेश मिल रहा है, आवाज को कभी दबाया नहीं जाता, वो चाहे दुनिया के कोई भी कोने में हो। तो नेपाल की ये कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये हर उस जगह की कहानी है जहां युवा अपने हक के लिए उठ खड़े होते हैं। तो दोस्तों सवाल ये है, क्या नेपाल की लड़ाई अरब स्प्रिंग की तरह नई क्रांति लाएगी या सरकार फिर से युवाओं को चुप करा देगी? आपकी क्या राय है और आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही असली और ट्रेंडिंग कहानियों के लिए जुड़े रहिए द ट्रेंडिंग पॉइंट के साथ। मिलते हैं मित्रों अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।